हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो तक हम 7 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं एंड आज के वीडियो में हम 3 नए एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई एम श्रेजल, आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने जो एडजस्टमेंट्स किए थे उनके कुछ रीजंस क्या थे, एडजस्टमेंट्स करने क्यों पड़ते थे एट द फर्स्ट प्लेस। तो लेट्स रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने ईयर एंड पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया था अपना, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो अब मुझे अकाउंट्स में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में एक तो हम करते हैं एडजस्टमेंट। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट को मीट करने के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। कभी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए या फिर कोई मुझे एडवांस में इनकम रिसीव हो गई, इन रीज़न से करते हैं। या थर्ड वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कभी कभी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को मीट करने के लिए भी हमें एडजस्टमेंट्स को करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर देती हैं। अगर ये हमने एडजस्टमेंट्स नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर तो मुझे ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन एंड मैनेजर्स कमीशन। ये तीनों हम एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करेंगे आज। ओके, अपने फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। क्या होता है कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, सपोज मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ या कोई ट्रेडर भी हूँ इन केस, तो भी ये दोनों ही केसेस में अप्लाई होता है। इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, मतलब रॉ मटेरियल खरीद के लाती होंगी, उसे प्रोसेस करती होंगी एंड देन फाइनल गुड्स को मार्केट में जाकर सेल करती होंगी। या फिर ट्रेडर भी क्या करता है कि कोई भी गुड्स ए लेकर आता है और उसे ही आगे सेल कर देता है। ये दोनों काम होते हैं। दोनों ही केसेस में मेरे पास एक स्टॉक होगा, मतलब जब मैं सामान खरीद कर लाऊंगी और अपने गोडाउन या फैक्ट्री में जहाँ भी रखूंगी तो उसी को स्टॉक बोलते हैं, जिस पर मुझे काम करना है आगे, उसको इन्वेंट्री या स्टॉक बोला जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी साल के एंड में ऐसा हो सकता है कि मैं उस 100% स्टॉक को आगे सेल ऑफ नहीं कर पाई, यानी कि कुछ स्टॉक मेरे पास अभी भी बचा हुआ है मेरी फैक्ट्री या गोडाउन में। उस केस में ही उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जो मेरे पास ईयर एंड में सामान बचा हुआ है बेचने को। ठीक है, मीनिंग तो समझ में आ गया। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इन्हें मैं बेच नहीं पाई आगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो आपको 95% ऑफ द केसेस में हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही एज एन एडजस्टमेंट दिया रहेगा। कभी भी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत रेयर केसेस होंगे जब आपको दिया रहेगा। ठीक है, और उसी को हम एडजस्टमेंट बोलेंगे बिकॉज इट इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। दैट इज व्हाई वी नीड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, अब आगे का जो ये एंट्रीज हैं ये आपको एक एग्जांपल से समझ में आएंगी। देख लेते हैं वो एग्जांपल क्या है। देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें, जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स दिया हुआ है। एंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023 इज 20,000 रुपीज़। ओके, अब क्या होता है इसमें, और हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एंड यहाँ से आपको समझ में आएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए, आपका पहला स्टेप क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जितनी चीज़ें दी हैं उन्हें हम अकाउंट में पुट कर लें। सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, सारी चीज़ें जितनी भी हमें ट्रायल बैलेंस में दी हैं वो तो सारी की सारी यहीं पर आएंगी। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड सेल्स सब यहीं पर आएगा, राइट। अमाउंट्स लिख लेते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख। 10,000, 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। अब आप पूछेंगे क्यों, इसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना, हर चीज़ बस रटनी नहीं है कि ये डेबिट पे आता है, ये क्रेडिट पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट साइड पे आता है ये जानते हैं। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है एक वीडियो में। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में तो समझा ही दूंगी एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं आपको समझ में आए तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं अभी कि क्लोजिंग स्टॉक इस साइड पर क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले सपोज करते हैं कि मेरे पास, इसको आइटम वाइज समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में ना पड़े हुए थे 10 आइटम्स। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में ये
मान लेते हैं कि ये 10 आइटम्स का हिसाब है। ओके, ये 10 आइटम्स का हिसाब है। मैं परचेज करके कितने लाई, 50 मोर आइटम्स मैं परचेज करके ले आई, तो ये है 50 आइटम्स का हिसाब। यहाँ तक समझ में आई बात। अब मैं सेल कितने कर पाई एट द एंड ऑफ द ईयर, मान लेते हैं 40 आइटम्स ही मैं सेल कर पाई, ठीक, साल के अंत तक। यानी कि इधर 10 आइटम्स लिखे, इधर 50, यानी कि ये टोटल हो गया इधर 60 आइटम्स का, लेकिन इधर अभी 40 आइटम्स का ही टोटल है। अब आपको ये पता है कि प्रॉफिट अगर होता है तो वो इस साइड पर आता है, राइट, ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पर आता है, यानी कि टू ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आएगा। अब अगर मैं इसी हिसाब को लगाकर यहाँ पर प्रॉफिट निकालने जाऊँगी तो प्रॉफिट गलत आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर मुझे कॉस्ट तो 60 आइटम्स की दी है, लेकिन सेल सिर्फ 40 आइटम्स का दिया हुआ है सेल प्राइस। और अगर मैं इस 40 आइटम्स की सेल प्राइस से माइनस कर दूंगी 60 आइटम्स की कॉस्ट, तो ये तो ऑब्वियसली मुझे एक डिस्टॉर्टेड प्रॉफिट देगा, राइट। मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने सेल 40 की है तो मुझे कॉस्ट भी तो 40 गुड्स की ही लेनी चाहिए, राइट। वो करने के लिए ही हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है इससे। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग वैल्यू देख लेते हैं एक बार। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 20,000 रुपीज़ है। अब मैंने क्या बोला था, 10 + 50, 60 आइटम्स की कॉस्ट थी मेरे पास, 60 आइटम्स थे मेरे पास, मैं उसमें से सेल कर पाई 40, यानी कि ये 20 आइटम्स की कॉस्ट यहाँ पर लिख दी मैंने, राइट। 20 आइटम्स की कॉस्ट जब मैंने यहाँ लिख दी तो यहाँ भी 60 हो गया, यहाँ पर भी 60 हो गया, एंड देन जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा यहाँ पर, वो एकदम सही प्रॉफिट निकल कर आएगा, बिकॉज दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स है। मैंने सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया है, ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं ये देखूंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाई देता है मुझे, लेकिन ये दोनों ऐड करके ये माइनस कर दूंगी जब, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? एक बार यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वही यहाँ पर मैंने आपको अकाउंट में दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आई बात कि ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर कितने आइटम्स पर निकलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 40 आइटम्स के लिए, ठीक है। 10 + 50 - 20, ओके। चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात। नहीं हुई है तो यू कैन रेफर दैट वीडियो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी उसका, ओके। चलिए, तो एक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर समझ में आया कि एक दो जगह पर इसका एडजस्टमेंट होता है हमेशा हर चीज़ का। तो पहला एडजस्टमेंट तो ये कि मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी। रीज़न भी आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर ये आया कैसे, मैंने एक एंट्री पास करी होगी ऑब्वियसली, तभी यहाँ पर आया। एंट्री क्या होगी इसको यहाँ पर भेजने की? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000 से मैंने ये एंट्री पास कर दी, तभी ये यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखने लगेगा, राइट। समझ में आया ना आपको? अब देखिए इससे क्या इफेक्ट पड़ा। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखने से जो मेरा प्रॉफिट है वो 20,000 से बढ़ जाएगा, राइट। वो 20,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ गया तो ये भी बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है वो, यानी लाइबिलिटी साइड मेरी 20,000 से अप हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा? बैलेंस शीट जो है वो मिसमैच होने लगेगी। तो इसीलिए इस क्लोजिंग स्टॉक को हमें असेट साइड पर भी लिखना पड़ता है, जिससे कि मैंने क्या बोला कि ये आपकी बैलेंस शीट है, अगर आपकी बैलेंस शीट है तो कैपिटल में यहाँ पर ये 20,000 से बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा 20,000 से। इसके कारण यहाँ पर हम इसे क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा देते हैं 20,000। और वैसे भी मैं इसे इस साल नहीं बेच पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है ना, तो इसीलिए इकोनॉमिक बेनिफिट जो देगा उसी को हम बोलते हैं असेट। तो ये असेट साइड पर लिख देंगे हम। ये हो गया मेरा दूसरा एडजस्टमेंट। तो दो जगह इसे एडजस्ट किया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट किया क्रेडिट साइड में लिखकर, और दूसरा इसे एज एन असेट में बैलेंस शीट में दिखा दूंगी। सिंपल, ओके।
तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। एक बार यहाँ आकर इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया एंड बैलेंस शीट में करंट असेट एज अ करंट असेट लिख दिया, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो मैं इसको सेल कर ही लूँगी, ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे देगा इसलिए। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या करी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000 से जो अपने एग्जाम्पल में करी थी वो। एक और लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम इसे लोअर पर ही वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। कभी कभार आपको एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर तो आपको सिंपल दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 रुपीज़ का, बट अगर कभी आपको यहाँ पर NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दी होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं इसे मार्केट में बेचने जाऊँ अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो जो सेल प्राइस मुझे मिलेगा माइनस जो सेलिंग में मुझे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े, कि सपोज मैं उसे ट्रक पर लदवा कर मैं सेल करने गई तो ऑब्वियसली मुझे ट्रक का रेंटल जो होगा वो देना पड़ेगा, राइट। तो वही सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके किसमें से, सेलिंग प्राइस में से, वो आ जाएगा मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इसमें से यानी कि कॉस्ट में से और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी लोअर होगा वो मैं लिख दूंगी ट्रेडिंग अकाउंट में एंड अपनी बैलेंस शीट में। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर, विच इज़ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है समझते हैं पहले, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे एक इंसान की एफिशिएंसी अपनी पूरी लाइफ में कम होती जाती है, अभी आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे यू विल ग्रो टूवर्ड्स योर ओल्ड एज, तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। आप उतने ही टाइम में उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आप आज की डेट में कर लेते हैं। तो मतलब आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर हो रहा है हर साल, ठीक है। तो अभी वैसे ही अगर मैं अपने बिजनेस में कोई मशीन लेकर आती हूँ अपना काम करने के लिए, तो उसके साथ भी सेम होता है, हर साल उसमें वेयर एंड टियर होता है, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हर एक असेट जो मैं अपने बिजनेस में लेकर आती हूँ, चाहे वो कार हो, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, जो भी मेरे बिजनेस में है, उन सब चीज़ों की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है और उतनी ही लाइफ तक वो असेट चलता है। और उतने लाइफ तक वो असेट चलने का मतलब क्या है, मुझे उतने साल तक वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाकर देता रहेगा। तो ये बताओ आप मुझे कि क्या ये सही होगा कि अगर मैं 10 लाख रुपीज़ का कोई मशीनरी खरीद कर लाई और वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो देगा 10 ईयर्स तक, और मैं आज ही के आज उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा 10 लाख का लिख दूँ कि ये भाई मेरा प्लांट एंड मशीनरी है। ऐसा तो सही नहीं है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। दैट इज वाई इट इज एन असेट, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और फिर मैं उसका करती क्या हूँ, बैलेंस शीट में ले जाकर जब वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, उस 10 ईयर्स में उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगी एक सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर यहाँ क्या हो सकता है कि सिंस उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो मैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स कर दूंगी, जिससे कि हर साल आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक। और 10 ईयर्स तक मैं उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा लेके जाती रहूँगी। जैसे ईयर 1 में मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया 10 लाख रुपीज़ का सेट, ईयर एंड पे मैंने उसे डेप्रीशिएट किया 1 लाख से, अब उसकी वैल्यू क्या दिखेगी, 9 लाख रुपीज़। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर डेप्रीशिएट किया 1 लाख से, फिर वो दिखी 8 लाख। ऐसे करते करते 10 ईयर्स तक एक दिन उसकी वैल्यू जाएगी 0। इससे क्या हुआ कि सिंस मुझे रेवेन्यू 10 ईयर्स तक मिला, मैंने उसके एक्सपेंसेस को भी 10 ईयर्स तक रिकॉर्ड किया। मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर, ठीक। चलिए, एक रीज़न तो ये हुआ डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मुझे जो रेवेन्यू जितने साल तक मिल रहे हैं उतने साल तक मैं एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करती रहूँगी। दूसरा रीज़न क्या होता है, एक मेजर रीज़न हो सकता है ये कि देखिए एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज़ करिए कि मेरी रेवेन्यू आ रही है, मतलब इनकम है मेरी 3 लाख रुपीज़ की, मुझे यहाँ से सारे कॉस्ट निकालना है और उसके बाद मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा, राइट। इसको आप अपने अकाउंट्स में जो है इमेजिन कर लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहाँ पर इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, जब मैं ये डेप्रीसिएशन निकाल दूँगी ना, डेप्रीसिएशन मैंने क्या बोला, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं 1 लाख रुपीज़ यहाँ से निकालती रहूँगी हर साल, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, बट अभी के लिए फॉर ईज़ मैं आपको ये ऐसे समझा रही हूँ
कि इसको मैंने माइनस करके निकाले। अब ये वो प्रॉफिट है जिसे मैं कहीं भी चाहे मेरा मन वहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई भी और असेट लेने में, कुछ भी चीज़ में मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब ये जो 1 लाख है ये क्या हुआ, ये मैंने बचा कर रख लिया एक तरीके से, क्योंकि प्लीज़ नोट जो डेप्रिसिएशन होता है ना, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये मैंने रेवेन्यू में से माइनस ज़रूर किया, बट सोचिए क्या ये मेरे हाथ से इन कैश गया? कैश में तो नहीं गया। मैंने क्या किया बेसिकली, ये 1 लाख रुपीज़ अपने रेवेन्यू में से बचा कर चुरा कर रख लिया, ताकि ये मेरे हाथ से कहीं भी खर्च ना हो जाए। अब ऐसे क्या हुआ, ये तो मान लीजिए ईयर 1 में हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने 10 ईयर्स तक करती रही मैं, और 1 लाख रुपीज़ अपने प्रॉफिट में से अलग करती गई, सेट असाइड करती गई। तो इससे क्या होगा कि 1-1 लाख रुपए 10 साल तक बचाए जब मैंने, तो मेरे पास 10 लाख रुपीज़ एक तरीके से इकट्ठा हो गए, बिकॉज ये वो पैसे हैं जो मैंने स्पेंड नहीं किए इन 10 सालों में, ठीक है, बचाती गई मैं इनको। तो क्या हुआ कि 10 लाख रुपए जो मेरे पास 10 ईयर्स के एंड पर हो गए, तो एक तरीके से मेरे पास ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई, यानी कि जब मुझे वो असेट की लाइफ 10 ईयर्स में ख़त्म हो गई, वो असेट अब बेकार हो जाएगा, मुझे नया असेट लेना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपीज़ जो मैंने बचाए हैं, मैं इन्हीं को यूज़ करके वो मशीनरी ले सकती हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके, वट एवर। ओके, तो एक रीज़न ये भी होता है कि मैं सेट असाइड करती रहती हूँ हर साल कुछ अमाउंट in the name of depreciation, which is a non-cash expense from the revenue. Okay, इतनी बात क्लियर हो गई कि हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, मीनिंग पढ़ोगे आप तो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो 10 लाख रुपीज़ है उसको एलोकेट करना इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कि 1 लाख रुपीज़ मैंने हर साल एलोकेट किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दैट इज 10 ईयर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब 2 मेथड्स हो सकते हैं कोई भी कंपनी के पास कि वो कैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करती है। एक मेथड हो सकता है कि वो डायरेक्टली असेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करती रहे, और दूसरा मेथड है कि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करे। इन दोनों में ही हम अच्छी तरीके से डिफरेंस समझेंगे विद ऑल द एंट्रीज कि क्या होता है, क्यों होता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो जब मैं प्रोविज़न नहीं बना रही हूँ तब, और एक जब मैं प्रोविज़न बनाकर काम करूँगी तब। और ये भी समझ में आएगा यहाँ से कि प्रोविज़न बना ही क्यों रहे हैं एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो मेरे असेट की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि एंट्री क्या बनेगी बताती हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, यानी कि मान लीजिए जो मेरा असेट था वो अगर 10 लाख रुपीज़ का था, और असेट क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उसे कम करने के लिए ही मैंने यहाँ पर उसे क्रेडिट करा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है अमाउंट, क्या बोला मैंने, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़ का लग रहा है, वैसे यहाँ पर भी 1 लाख का लिख दूंगी मैं। तो इससे क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर खुल गया, यानी कि ये एक्सपेंस हो गया मेरा एक तरीके से। ऑल्दो इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट स्टिल इट इज़ एन एक्सपेंस। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं कहाँ पर लेकर जाऊँगी, अभी यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो नीचे इसको क्लोज करने के लिए मैं क्रेडिट कर दूंगी टू डेप्रिसिएशन। ठीक, अभी इसका इफेक्ट क्या हुआ बैलेंस शीट में वो भी देख लेते हैं। सो दिस इज माय मेथड 1। मेथड 1 की बैलेंस शीट, जहां पर मैंने क्या किया है, प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है अभी। ओके, तो उस केस में बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, ये होगा मेरा असेट साइड, यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपीज़ दिखा रखे होंगे। ये आप समझ लीजिए कि मेरी ईयर 1 के एंड पर मेरी बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, तो असेट यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, और फिर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी 1 लाख रुपीज़ का, और यहाँ आ जाएगा आउटर कॉलम में 9 लाख रुपीज़। ये हो गया मेरा ईयर 1 का एंड। ठीक, एक बार पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा ईयर 1 का पीएल की एंट्रीज पास हो रही है पीएल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, ईयर 2 पे चल के एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है।
ईयर 2 में क्या होगा, देखिए सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी, मैं और डेप्रीसिएशन लगाऊंगी, राइट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट को और कम करूंगी, यही रीच चली आएगी मेरी, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन 1 लाख रुपीज़ से ये कम हो जाएगा। और दूसरी एंट्री क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट खुला है तो उसे क्लोज करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में डाल के। तो ये बन गया मेरा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, अगेन 1 लाख चले गए यहाँ पर। अब क्या हुआ, इसकी भी बैलेंस शीट बनाकर देख लेते हैं। ईयर 2 बैलेंस शीट ईयर 2 के एंड पर कैसी दिख रही है देखते हैं। ये मेरा असेट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, असेट इस वक्त कितने का दिख रहा होगा, 9 लाख रुपीज़ का दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि ईयर 1 में हम ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ माइनस कर चुके थे। अब इस ईयर का हम डेप्रीसिएशन फिर से निकाल देंगे यहाँ से 1 लाख रुपीज़ का, एंड यहाँ बचेगा 8 लाख रुपीज़। अब आप समझ लीजिए अपने आप से कि आगे जब मैं ईयर 3 करूँगी तब यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ दिखेगा, फिर 6 लाख रुपीज़, ऐसे करते करते ईयर 10 तक काम चलता रहेगा हमारा, ठीक। तो मेथड 1 में तो देखिए आप इस तरीके से काम होता है, ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग एक बार समझते हैं कि ये मेथड 2 में क्या होता है, प्रोविज़न। यहाँ पर भी हम ईयर 1 की बात करेंगे सबसे पहले कि प्रोविज़न जब बनाते हैं तब क्या होता है एंड क्यों बनाते हैं। सबसे पहले इसमें भी यही एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट ही डेबिट होगा क्योंकि मुझे एक्सपेंस तो अपना हर साल बुक करना ही करना है, इसीलिए 1 लाख रुपीज़ तो मैं यहाँ लिखूंगी। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा, फ़र्क आएगा यहाँ पर कि यहाँ मैं असेट अकाउंट लिखूंगी क्या, नो, तो वरना डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, असेट अकाउंट नहीं, यहाँ पर हमने बना लिया एक प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और वहाँ पर हमने ये 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोविज़न बनाते क्यों है ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगी। अभी तो आप बस ये समझ लीजिए कि मैं असेट की वैल्यू को यहाँ पर हर साल कम नहीं कर रही, बल्कि ये जो डेप्रीसिएशन है ना, इसको मैं ले जाकर एक अकाउंट में जमा करती जा रही हूँ, हर साल 1 लाख रुपीज़ इस प्रोविज़न में जाकर जमा करती जा रही हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये खर्चा तो हो गया ना, नॉमिनल अकाउंट तो खुला ही खुला, बाकी कोई चेंज नहीं है, पीएल अकाउंट को ही डेबिट करके हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन दिखा देंगे। प्लीज़ आप शॉर्टकट्स शॉर्ट फॉर्म्स वहाँ पर यूज़ मत करिएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ बस। 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गए। अब इसकी हम लोग एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। सो ये मेरा प्रोविज़न जहाँ बन रहा है ये वो केस है, बैलेंस शीट ऑफ ईयर 1 एंड, ये करके देख रहे हैं। असेट साइड में क्या दिख रहा होगा, 10 लाख रुपीज़। यहाँ से हम इस प्रोविज़न को माइनस करके दिखाते हैं। प्रोविज़न में अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि मैं डेप्रीसिएशन का सारा पैसा जमा कर करके एक अकाउंट में लेके जा रही हूँ और वो अकाउंट है प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर 9 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया ईयर 1 को। आगे देखते हैं कैसे होगा। चलिए ईयर 2 पर आते हैं, पहले एंट्रीज करेंगे। अगेन सेम एंट्रीज ही होंगी कि डेप्रीसिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ना कि पीएल, ना कि असेट अकाउंट, सॉरी। अगेन 1 लाख रुपीज़ से ही होगा। दूसरी एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट में डाल देंगे इसको, टू डेप्रीसिएशन, ₹1 लाख। ओके,
यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस साल भी मैंने 1 लाख रुपीस जो है वो अपनी रेवेन्यू में से सेट असाइड करके प्रोविजन में डाल दिए, पैसे जमा कर दिए। ठीक है, तो अभी प्रोविजन कितना हो चुका टोटल 2 लाख रुपीस का, क्योंकि दिस इज माय ईयर 2, पिछले साल भी मैंने 1 लाख किया था। अब देखिए एक बार आगे चलते हैं, इसमें ईयर 2 की अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं इस केस में। देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। असेट ना यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, 10 लाख रुपीस का ही दिखाऊंगी। ठीक है, यानी कि इस केस में मेरा जो असेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाई देता है। यही डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में, कि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाई देता रहेगा और यहाँ से जब मैं प्रोविज़न माइनस करूँगी तो वो 2 लाख रुपीस का प्रोविज़न होगा। यानी कि आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा वो पूरा यहाँ पर दिखा के मैं अल्टीमेट वैल्यू 8 लाख ही दिखाऊंगी। जैसे यहाँ दिखाया ना 8 लाख वो ही है यहाँ पर भी, बस प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि असेट मैंने खरीदा कितने का था, 10 लाख रुपीस का, और उसमें आज तक कितने का डेप्रिसिएशन लगा है, 2 लाख रुपीस का। जबकि आप इस साइड पर देखो ना, मुझे यहाँ पे क्लियर कहाँ हो रहा है कि ये कॉस्ट कितनी थी, वो तो मुझे 9 लाख का दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर नहीं हो रही इसकी, और डेप्रिसिएशन तो खैर इस साल कितना लगा वो ही पता चल रहा है। ऑल्दो एंड अमाउंट जो 8 लाख वो सेम ही है। इट्स जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन थिंग, कि इट इज़ गिविंग मी अ क्लियरर प्रेजेंटेशन की किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, कितने का असेट आया था, कितना डेप्रिसिएशन टोटल हुआ। इसीलिए हम ये प्रोविजन बनाते हैं जिससे कि और एक क्लियर पिक्चर दे दे, मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पता चले असेट की थी कितनी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेथड्स में कि सबसे पहला है थ्रू असेट अकाउंट। जब मैं मतलब असेट की वैल्यू कम करते करते आगे बढ़ती हूँ, यानी कि इसमें एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सी हियर इज द डिफरेंस, यहाँ पर हम असेट अकाउंट में ही कम करते जाते हैं वैल्यू को। ठीक है, और इसको भेजते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है टू डेप्रिसिएशन। और दूसरा केस में क्या होता है, थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन ही डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें हम वो पैसा जमा करते जाएंगे और हर साल जब वो बढ़ता जाएगा तो ईयर एंड पे क्या करेंगे, उसे ही असेट की ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करके दिखाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके दिखाएंगे। सेकेंड तो सेम ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए। ओके, आई होप आपको डेप्रिसिएशन भी अभी क्लियर हुआ होगा, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, इसके मेथड्स क्या क्या हैं और वो 2 मेथड्स क्यों हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब एक फाइनल चीज़ यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि और डेप्रिसिएशन लगाने के आपने 2 मेथड्स तो मेजरली पढ़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड्स एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों ही केस में ना कॉन्सेप्ट यहाँ का आपका सेम ही रहेगा। चाहे आपको बोल दे कि 10% आप ईच ईयर डेप्रिशिएट करो, तब भी आपका सेम कॉन्सेप्ट ही फॉलो होगा। चाहे आपको बोल दे कि 10 साल में इसकी लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करके आप डेप्रिसिएशन लगाएं, तब भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट एडजस्टमेंट फॉर टुडे, मैनेजर्स कमीशन। अब देखिए क्या होता है इसमें, कभी कभी जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि उनको बोल देते हैं कि भाई अगर आपने इतना प्रॉफिट कमा कर दिया कंपनी को, तो हम उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको एज कमीशन दे देंगे। तो इससे वो मोटिवेट होते हैं कि जितना ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा कंपनी को, उतना ही मुझे ये लोग कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। वही उसी को हम मैनेजर्स कमीशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ एन इंसेंटिव टू द मैनेजर्स। अभी इसको भी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड एक होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि कमीशन भाई जब अगर पे हो रही है 5-10%, मतलब कि कुछ टका पे कर रहे हैं हम किस पर, प्रॉफिट पर, लेकिन डिसाइड ये करना है कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों ही केसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इजी वाला वे समझ लेते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब है, देखिए जैसे कि सपोज करिए ये मेरी रेवेन्यू भी कुछ अमाउंट रही होगी इसमें से, यानी कि ये इनकम है बेसिकली, आप इसको सेल्स मान लीजिए। ठीक है,
इसमें से बहुत सारे खर्चे मैंने माइनस किए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो आप कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने सैलरी भी डिडक्ट करी होगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, तमाम सारे खर्चे मैंने डिडक्ट करे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। और फिर अल्टीमेटली मान लीजिए कि मेरा जो प्रॉफिट आया ना वो 11 लाख रुपीज़ आया है, और अभी तक मैंने यहाँ पर कमीशन माइनस नहीं करी है वो वाली, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट आया है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, ठीक है, ये है वो 11 लाख रुपीज़। अब मुझे क्या बोला गया है कि आपको लगा देना है ये जो, यहाँ पर मुझे क्या बोला गया कि मुझे 10% देना है उस प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब यहाँ पर ये ऑब्वियसली बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, इसी का 10% मुझे देना पड़ेगा, यानी कि 1,10,000 रुपये मेरी कमीशन बन जाती है। और इसको जब मैं इस 11 लाख में से इस 1,10,000 को माइनस कर दूंगी तो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब ही यही है कि अभी तक मैंने कमीशन इस 11 लाख में से माइनस नहीं करी है और इसी पर आपको ये 10% लगा देना है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, थोड़ी सी, कुछ बहुत खास नहीं है इस केस में भी, बट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कि अभी भी मेरे को प्रॉफिट मान लीजिए 11 लाख ही दिया हुआ, और कमीशन में क्या लिखा है यहाँ पर, डिफरेंस है वर्ड का। प्लीज़ आफ्टर और बिफोर को आप ढंग से पढ़िएगा वहाँ एग्जाम हॉल में, बिल्कुल भी घबरा कर आप गलत मत पढ़ लीजिएगा, वरना आपका एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एग्जाम्पल पर वापस ही चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए अगेन मैं वही वाला सिनेरियो ले रही हूँ कि मेरा रेवेन्यू आया होगा, यहाँ से मैंने तमाम सारे एक्सपेंसेस माइनस किए होंगे, लेकिन अभी भी मैंने कमीशन माइनस नहीं किया यहाँ पर, और मेरा आ गया 11 लाख रुपीज़, ठीक, ये आया। अब ध्यान दीजिए कि मुझे क्या बोला गया यहाँ पर, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कमीशन भी माइनस कर दी। अभी बस आप सुनिए, समझ में आपको आएगा अभी तुरंत। 11 लाख माइनस कमीशन कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, राइट। इसको अगर मैं x मान लेती हूँ, मतलब लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बी x, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसको x मान लिया। अब क्या हो रहा है कि मुझे क्या बोला गया है, कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस x का ही 10% तो यहाँ पर है, यानी कि इस कमीशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, x का 10%, राइट। तो एक इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई आपकी। क्या इक्वेशन क्रिएट हुई कि अगर 11 लाख में से मैं 10% ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.1x, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू x, यही तो लिखा मैंने यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो आपका x निकल कर आएगा 10 लाख रुपीज़, ठीक। यानी कि ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10 लाख रुपीज़ आ गया। मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी कि कमीशन कितनी है। तो अगर बिफोर चार्जिंग वाज 11 लाख एंड आफ्टर चार्जिंग वाज 10 लाख, तो ऑब्वियसली मेरा कमीशन का अमाउंट भी आ जाता है 1 लाख रुपीज़। समझ में आई ये बात। ये एक तो तरीका है जब आप इक्वेशन बनाकर निकालोगे इसको। दूसरा तरीका यूनिटरी मेथड से हो सकता है। सेम चीज़ लिखूंगी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देखिए अभी भी कोई डिफरेंस नहीं कर रही हूँ मैं, अभी भी यहाँ पर 11 लाख आया है और यहाँ पर आया आपका कमीशन, आपने माइनस कर दी तो अभी भी यहाँ पर x ही आया, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ ना, इस यूनिटरी मेथड में वैसे ही बहुत इजी है, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है उनके लिए मैं समझा रही हूँ। तो x यहाँ पर हम मान लेते हैं, x की जगह पर इसको इस यहाँ यूनिटरी मेथड में हम 100 मान लेते हैं कि सपोज इफ़ दिस इज़ 100 तो कमीशन क्या होगी,
दिस इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड इसी का 10% कमीशन है, यानी कि कमीशन हो जाएगा 10 रुपीज़, राइट। इसी का तो 10% है ना ये, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर क्या रहा होगा 110, तभी 10 माइनस करके 100 आया। तो अब यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं सिंपली कि अगर ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है और ये कमीशन है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो अभी हम निकालते हैं 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/110 अगर मैं कर दूं तो भी मेरा 1 लाख ही आएगा यहाँ पर। ये यूनिटरी मेथड कैसे सॉल्व किया मैंने कि जब मेरा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाज 110, तब मेरा कमीशन आया 10, तो अगर मैं अपना एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन यहाँ पर रख दूँ तो मेरा इस केस का कमीशन निकल आएगा, यानी कि जब आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाज 11 लाख, देन योर कमीशन वाज 1 लाख। ठीक, यही तो होता है ना यूनिटरी मेथड। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अभी इस लेवल पर, ओके। इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं अभी। तो अभी क्या है, यहाँ पर मैंने आपको लॉजिक से तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट वहाँ पर आप ना अपना एक फॉर्मूला भी लिख कर आएंगे और उसके भी मार्क्स होंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ तो लॉजिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे लिखोगे आप फॉर्मूला देखो। जब भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन की बात होगी, तो उस केस में मैंने क्या किया, सिंपली जो भी मेरा प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग कमीशन में से मैं मल्टीप्लाई किया, क्या सिंपली 100, सिंपली नीचे 100 था और ऊपर क्या आया था, परसेंटेज ऑफ कमीशन, राइट। याद आया आपको मतलब क्या किया था हमने, 11 लाख में सिंपली 10% कर दिया था, ठीक। इससे क्या निकल कर आ गया था, 1,10,000। वेयर एज अपने दूसरे केस में क्या हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला में हमने क्या किया था, वही लिया था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ मैंने क्या किया था, परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस 100 मतलब 11 लाख को मल्टीप्लाई करा था किससे, 10 वॉज माई परसेंटेज ऑफ कमीशन, 10 प्लस 100, यानी यही तो किया था ना। तभी मेरा इससे क्या आंसर आया था, 1 लाख रुपीज़, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको दोनों के ही फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर दिए, तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूले लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ भी ऐसे मत करके आइएगा अपने लॉजिक से। लॉजिक मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है कि आप रटिएगा मत, ठीक। तो ये फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। इसका हमने मेथड्स तो सीख लिया कि हमें वो अमाउंट कैसे निकालना है कमीशन का जो है, बट अब कमीशन का अमाउंट आने से सिर्फ थोड़ी ना होगा, हमें उसे एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो 2 जर्नल एंट्रीज यहाँ पर होंगी। सबसे पहला क्या, मुझे मेरा पता चला कि ये एक नया एक्सपेंस हो गया। अब क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन ही मेरा एक्सपेंस है, तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मतलब कि मुझे अपने मैनेजर को ये कमीशन बाद में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेंस बुक किया और इसके अगेंस्ट एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल लिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस कमीशन को जो मुझे मैनेजर को अभी पे करनी है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, जब यहाँ पर एक नॉमिनल अकाउंट खुल चुका है तो इसको क्लोज करने के लिए मैं कहाँ ले जाऊँगी, अपना एक्सपेंस बुक करूँगी प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन करके मैंने ये क्लोज कर दिया। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो ये पीएल अकाउंट में तो आ ही गया, दूसरी बात क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन है तो ये कहाँ चला जाएगा, मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में मैं इसको ऐसे दिखा दूंगी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ओके। चलिए तो ये भी चीज़ आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन भी समझ में आ गया।
तो अभी यहाँ आपके मेजर जो एडजस्टमेंट्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सारे वीडियोस के आपको लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कोई भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेजरली यहाँ से आपको एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा अपने एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ लेट मी नो आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो, वट एवर यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।